हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरी फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है गाइस, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट का मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको इसे अच्छे से कंप्लीट करना है। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स या ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पदार्थों में विशेषतः गैसेस में रिएक्शन होने के लिए यह आवश्यक है कि उनमें मॉलिक्यूल में कोलिजन हो, ठीक है, यानी कि संगत्य हो, ठीक है। तो ये ज़्यादातर गैसेस के लिए ये रूल फॉलो किया जाता है, कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट रिएक्शन, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कोलिजन में के परिणाम स्वरूप एटम में प्रेजेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जो कोलिजन के जो परिणाम स्वरूप जो इसमें जो एटम में जो प्रेजेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो एटम के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, जब एंड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब न्यू बॉन्ड यहाँ पर बने, न्यू बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, न्यू बॉन्ड बनते हैं, ये कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि फर्स्टली ल्यूस ने फॉलोइंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कोलिजन थ्योरी की व्याख्या की, ठीक है। तो वो क्या है, अब वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट गैसेस स्टेट में रिएक्टेड में रिएक्शन होने के लिए एटम का आपस में कोलिजन होना आवश्यक है, ठीक है। कुछ शर्तें दी गई हैं, ठीक है, कि गैसेस स्टेट में रिएक्टेंट में होने रिएक्टेंट में रिएक्शन होने के लिए, ठीक है, जो गैसेस जो मतलब मान लीजिए गैस स्टेट है में रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन होने के लिए क्या होगा, एटम का आपस में कोलिजन, ठीक है, मतलब कि जो एटम होंगे उनको बीच आपस में संघटित होना है, यानी आपस में जमा होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि जब पास पास में जब एटम होंगे तभी क्या होगी, ये रिएक्शन काम करेगी, ठीक है, वो कह रहा है। अब क्या होना चाहिए, जो एटम है वो रिगिड स्फीयर होने चाहिए, ठीक है, इनमें जो क्या है रिगिड होना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड नंबर में कह रहा है कि वे एटम जिनकी एनर्जी की वैल्यू एनर्जी बैरियर की एनर्जी के इक्वल या मैक्सिमम होती है, ठीक है, जो इसकी जो एनर्जी होती है वो इक्वल या मैक्सिमम होती है, एनर्जाइड मॉलिक्यूल या एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब 4 नंबर में देखते हैं, एनर्जाइड और एक्टिव मॉलिक्यूल के कोलिजन के फलस्वरूप ही रिएक्शन होती है, एंड प्रोडक्ट फॉर्मेड होते हैं। इन कोलिजन को अफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। अब आगे देखेंगे, ये तो हमारे पास कुछ इसके बारे में मेन टॉपिक हो गए, और आपको क्या करना है, इन सभी को आपको एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्टली एक गैसेस डायटोमिक रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, क्या है, Br2 है, वो I2 की रिएक्शन की मैकेनिज्म की व्याख्या कर उनके रेट कांस्टेंट की कैलकुलेशन की गई है। मतलब कि यहाँ पर हमें हमारे पास दो एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है, या आप क्या कहेंगे इसे, कुछ गैसेस के लिए मान दिए गए हैं, तो Br2 और I2 में, ठीक है, जिसकी हमें क्या करना है, इनके रेट कांस्टेंट की कैलकुलेशन करना है, ठीक है। दो मतलब कि डायटोमिक है, मतलब दो एटम दिए गए हैं हमारे साथ, Br2 और I2, इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म की व्याख्या करने के लिए रेट कांस्टेंट कैलकुलेशन कैलकुलेशन की गई है, ठीक है। तो वो किस तरह से की गई है वो देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास I2 है और इधर Br2 है, ठीक है। तो इसको आपको कैलकुलेशन किस तरह से किया गया है, देखिए, ये I2 लिया हमने, तो यहाँ से जो Br2 है 4 एटम इसके, तो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको ऐड करना है, और उसी तरह ये Br2 लिया, तो यहाँ से जो 4I2 है यहाँ तक आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद में ये I2 लिया हमने, यहाँ से किया यहाँ तक, अब ये I2 लिया यहाँ से किया यहाँ तक, ये I2 लिए यहाँ से लिए यहाँ तक, और ये जो है इसको हमने ये लिया यहाँ पर किया Br2 यहाँ तक, यहाँ ले लिया, ठीक है, इसको यहाँ पर ले लिया। तो इसी तरह आपको इसकी क्या है, कैलकुलेशन करनी है, किसकी, Br2 और R2 की। अब यहाँ पर क्या है, कॉलिजन ऑफ I2 एंड हमारे पास संगठित दो एटम है, ठीक है, डायटोमिक है, जैसे कि इसकी शो शर्त है कि इसमें क्या होना चाहिए, दो एटम में संगठित होना चाहिए, ठीक है, मतलब कॉलिजन होना चाहिए। तो हमारे पास दो एटम है जो कॉलिजन है, ठीक है, I2 है और Br2 है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट इसकी जो कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं, क्या है, इक्वल एटम। अब इक्वल एटम हमारे पास है, HI का डिसोसिएशन हो गया, ठीक है। अब H2HI, और जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, H2I2 दो अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाएंगे।
डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। HI का जब डिसोसिएशन क्या कराएंगे तो ये इस तरह से अलग अलग भागों में बढ़ जाएंगे दोनों। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होगा, 2I NH2 का एडिशन होगा। जब एडिशन होगा तो क्या होगा, ये जो अलग अलग चीज़ें हैं ये आपस में एडिट हो जाएंगे, ठीक है। एडिशन हो जाएगा इनका, तो ये क्या बन जाएंगे, फिर से 2HI बन जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं। द प्रोबाबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल प्रोसेस एनर्जी इज एक्सेस एट एन अमाउंट E per molecule at a temperature T is given by बेल्टमैन फैक्टर। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है, क्या है, E-E/RT, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब माना कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हमारे पास क्या है, E1 है, और एंड अदर की क्या है, मतलब कि दूसरी की क्या है, E2 है, ठीक है। अब हम इसका एनर्जी एक्टिवेशन निकालेंगे तो हमारे पास मान लीजिए E1 है बराबर E2 बराबर क्या है हमारे पास, E मिलकर E आ जाएगा। तो ये क्या है, ये जो E क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखेंगे। अब आगे क्या है, द प्रोबाबिलिटी ऑफ कॉलिजन इज गिवन बाय। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया बराबर RT लिख लिया, और इसको हमने यहाँ पे सेम लिख लिया। अब हम इसको इसका जो मान जो निकल के आया है वो क्या है हमारे पास, इसको हम सेम लिख लेंगे यहाँ पर। और इसका जो मान क्या है हमारे पास, E1 बराबर E1 प्लस E2 बराबर E, हमें इसका मान पता चल गया है, ठीक है। अब क्या करा है, यदि Z1 पर सेकेंड बाइनरी कॉलिजन में भाग लेने वाली गैसेस के प्रति मिलीलीटर एटम की संख्या हो एंड ई एक्टिवेशन एनर्जी है तो रिएक्टेंट वेलोसिटी निम्न प्रकार होगी। तो यहाँ पे एक हमने यहाँ पर फॉर्मूला ले लिया, dx/dt बराबर Z1E, और सेम ये यहाँ इसका जो मान निकल कर हमने यहाँ पे ले लिया, और इसे हम समीकरण नंबर 1 देंगे। अब यहाँ पे Z1 क्या है, तो Z है नंबर ऑफ एटम, ठीक है। ये क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। टी क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है, और आर क्या है, कांस्टेंट है। ये टेम्परेचर है, ये कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं। अब यदि सेम टाइप के नंबर एन सॉरी फिर से पढ़ते हैं, यदि सेम टाइप के एन नंबर मॉलिक्यूल इन वैल्यू हो तो बाई मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए dx फॉर्मूला है, और इन सबको ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, KN² लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या हमें यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पर हमने इतना यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 का जो भी मान आया है हमने यहाँ पे उठा के यहाँ पे ले लिया, और जो हमारे पास समीकरण नंबर 2 का जो मान है हमने उठाकर यहाँ पे ला लिया। ये कैसे आया, समीकरण नंबर A और समीकरण नंबर 2 से, जो कि हमने यहाँ पर साइड पे लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए हमने K बराबर K कांस्टेंट मान लेंगे हम, और K बराबर हमने Z1 ले लिया है यहाँ से, और N2 ले लिया, ठीक है। और इसको इतने को हमने यहाँ पर साइड में ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यदि पर सेकेंड मोलिकुलर कॉलिजन को संख्या 2 हो, ठीक है, जो कॉलिजन की संख्या 2 हो तो क्या होगा, क्योंकि प्रत्येक कॉलिजन में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम 2 के बारे में ले लेंगे, क्योंकि जो 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना हमको। तो देखिए यहाँ पे हमने मान लीजिए J1 हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहें, पर सेकेंड मॉलिक्यूल कॉलिजन की संख्या 2 हो, तो यहाँ पे अगर 2 पहले से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने और ऐड कर दिया, तो 4n², और ये सिग्मा² आ गया, ठीक है। अब वो कहाँ से आया, अब हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसका जो मान है, ठीक है, इसको हम ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं इसके बदले में, πr2 बराबर सॉरी अपॉन m और 1/2। अब आगे देखते हैं। ये जो सिग्मा है यहाँ पे, ये क्या है, मोलिकुल कॉलिजन डायटोमिक है, ठीक है। डायटोमिक को हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है। अब m बराबर क्या है, मोलिकुलर वेट है यहाँ पर, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिएगा K बराबर हमने 4n² सिग्मा² अपॉन m² कर लिया यहाँ पे, और ये हमने वो जो वैल्यू थी ना किसकी, ये
ई माइनस ई अपॉन आर टी की जो वैल्यू थी, इसको हमने यहाँ उसके बदले में हम इसमें इसके बदले में हम इसको नहीं यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और ये यहाँ पर साइड में लिख लिया हमने। तो N2 से M2 N2 से जो है एम स्क्वायर यहाँ से दोनों से कट हो जाएगा। तो अब हम इसको के बराबर हमने ये लिख लिया, ये यहाँ पर ऐड कर दिए, और यहाँ से हमने एक्स का मान, ये एक्स है, एक्स, और यहाँ पर ले लिया हमने और सेम यहाँ पर उतार लिया। ये क्या है हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गया। अब के बराबर हम लिखेंगे, इसके बदले में इतना सब ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो मान हमें पता चल गया तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, मतलब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, जी ई अपॉन सॉरी माइनस ई वन अपॉन आर टी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बदले में हम जेड लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब इतने सब के बदले में हम जेड लिख लिया हमने। अब जेड बराबर हम, अब इसके बदले में जब ये लिख सकते हैं तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं, इसके बदले में जेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 सिग्मा स्क्वायर लिख लिया हमने, ठीक है। जे के बदले में हमने इसका जो मान है जेड का, उसको हमने यहाँ से फिर से यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब असकोलिशन नंबर जो होगा हमें पता चल गया। अब टेकिंग लोगर देम ऑफ इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहाँ पर देखिएगा हम इसके बदले में यहाँ पे जो है के बदले में हम क्या लिख सकते, log a बराबर log, और यहाँ से हम इसको पूरा को उठाकर हमने यहाँ पे ला लिया, ठीक है। समीकरण नंबर 3 हो गया। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब टी के रिस्पेक्ट में हमें क्या मान ज्ञात होगा, तो देखिएगा हमने मान लीजिए समीकरण नंबर 3 है, यहाँ से डी ऐड कर लिया हमने, और यहाँ पर हमने डी टी ऐड कर दिया, ठीक है, जो कि हमारे पास ये जो डी एक्स का जो फॉर्मूला था वहाँ से हमने ले लिया। अपन यहाँ पे हमने ले लिया 1/2t प्लस ई R2 स्क्वायर, ठीक है। इसके बदले में हमने 1/2t लिख लिया, ठीक है, 2t, और इसके बदले में हमने यहाँ पे तो क्या है, ये नेगलेटिव है ना, सॉरी नेगलेक्शन है ये इतनी चीज़ें, ठीक है। तो हमने इसको हटाकर हमने फिर से ये इतना और यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमें समीकरण नंबर 5। दिस इक्वेशन आइडेंटिकल विथ अर्हेनियस इक्वेशन से हमें वो प्राप्त हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि बायोमोलिकुलर रिएक्शन में विभिन्न स्पेसीज के 2 मॉलिक्यूल इन वैल्यू है तो कॉलिजन नंबर जेड इज गिविंग बाय, तो क्या कह रहा है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन में विभिन्न स्पेसीज के 2 मॉलिक्यूल इन वैल्यू है, तो अब 2 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो गया यहाँ पे 8πRT, ठीक है। मतलब कि जेड बराबर हम इसे सिग्मा स्क्वायर और इतना लिख सकते हैं, और M1 प्लस M2 लिख सकते हैं, ठीक है, सबके बदले में, और M1 M2 हो जाएगा। और ये कहाँ से आया आपको, ये कहाँ से आया, इसके बदले में, ठीक है। हम इतना न लिख कर यहाँ पर 2 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास और 8π इसके हो जाएगा, और इस सब के बदले में हमने यहाँ पे M1 और M2 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर पूरा सबका मान बड़े से ऐड कर दिया है, और हमारे पास यह समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गया। अब M1 और M2 है क्या यहाँ पे, तो रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल वेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज है, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल थे, ठीक है, 2 जो डाइट मॉलिक्यूल थे उनका वेट वगैरह है ये, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, नोट में है वे रिएक्शन जिनका वे क्रियाकारकों की, मतलब यहाँ पे तो है हमारा टॉपिक एंड हो जाता है, और आपको याद रखने वाली बातें जो है वो कह रहा है इसमें। तो वे रिएक्शन जिसका वे क्रियाकारकों की सांद्रता से के शून्य घात के समानुपाती होती है, या वह रिएक्शन जिसका वे क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉलिजन थ्योरी के रेट रिएक्शन आपको पता चल गई है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये एग्जाम में लिख कर आना है, और इसका जो है एनर्जी लेवल इस तरह से दिया गया है, टाइम वगैरह है ये सब। तो यहाँ पे आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बस आपको याद करने के लिए था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप कि ये नोट्स आपको ज़रूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके नोट्स कैसे लगे। और MSc फर्स्ट सेम के अगर नोट्स आपको परचेस करने तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।